Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start lesson number 9 of Expression English book 4. And the story name is Great Scientists. My dear students, do you know what do scientists do? Do you want to become a scientist? Look at the pictures given on page number 97 and 98. Do these people share something in common? आपको पता है कि इन सब पिक्चर्स में कॉमन क्या हो सकता है? What is it? Talk about it in the class. जैसे the first picture is of Albert Einstein. क्या आपने इनका नाम सुना है? इब्न सीना, आइजैक न्यूटन, मुनीर अहमद खान and अताउर रहमान. These are the 5 people and there is one thing in common in them. Please identify. Let's start reading. These are all great scientists of their times. ये सब अपने ज़माने के बहुत बेहतरीन साइंसदान थे. Let us have a closer look at one of them. आइए इनमें से कुछ के बारे में पढ़ते हैं. The first one we are going to talk about is Alfred Nobel. यहाँ इनकी पिक्चर भी दी हुई है. Let's read about him. Alfred Nobel was born in Stockholm on October 21, 1833. He was inventor of dynamite, a high explosive, and founder of the Nobel Prize. His father, Emanuel Nobel, was an engineer as well as an inventor. He built bridges and buildings in Stockholm. He also carried out experiments on techniques for blasting rocks. एल्फ्रेड नोबल स्टॉकहोम में पैदा हुआ 1833 में. उन्होंने डायनामाइट की इन्वेंशन की थी जो कि एक हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल है और उनको नोबल प्राइज़ पे मिला था. उनके फादर भी एक इंजीनियर थे और इन्वेंटर थे जो ब्रिजेस बनाते थे और बिल्डिंग्स बनाते थे स्टॉकहोम में. उन्होंने बहुत से ऐसे तजर्बात किए जिसकी मदद से बड़े बड़ी चट्टानों को टुकड़ों में किया जा सकता था. Due to misfortunes in his construction work, Emanuel Nobel was forced into bankruptcy. The same year, Alfred Nobel was born. बदकिस्मती से उनके कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से वो बैंकरप्ट हो गए और उसी साल एल्फ्रेड नोबल पैदा हुआ. He therefore left Stockholm with his family to start a new career in Russia. बैंकरप्सी की वजह से उन्होंने स्टॉकहोम छोड़ दिया और रशिया में अपनी फैमिली के साथ मूव करके नए कैरियर की शुरुआत के लिए. To support her family, Alfred's mother started a grocery store which provided a modest income. अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एल्फ्रेड की मदर ने एक ग्रोसरी स्टोर बनाया जिससे थोड़ी बहुत आमदन हो जाती थी. इन रशिया हिज फादर स्टार्टेड अ वर्कशॉप विच प्रोवाइडेड इक्विपमेंट एंड माइंस फॉर द रशियन आर्मी. रशिया में उसके फादर ने एक वर्कशॉप बनाई जिसमें माइंस पे काम करने के लिए एक सामान मिलता था जो कि रशियन आर्मी को दिया जाता था. Successful in his industrial and business ventures, Emanuel Nobel was able to bring his family to St. Petersburg in 1842. अपने इंडस्ट्री के काम की वजह से और बिजनेस की वजह से एल्फ्रेड नोबल के फादर दोबारा उनको सेंट पीटरबर्ग ले आए 1842 में. There his sons were given a first class education, जहाँ उनके बेटों को एक फर्स्ट क्लास एजुकेशन मिली. द ट्रेनिंग इंक्लूडेड नेचुरल साइंसेज, लैंग्वेज एंड लिटरेचर. इस ट्रेनिंग में उनको नेचुरल साइंसेज, लैंग्वेजेस और लिटरेचर के बारे में पढ़ाया गया. बाय द एज ऑफ 17 साल की उम्र में एल्फ्रेड नोबल वॉज फ्लुएंट इन स्वीडिश, रशियन, फ्रेंच, इंग्लिश एंड जर्मन. 17 साल की उम्र में नोबल ने स्वीडिश, रशियन, फ्रेंच, इंग्लिश और जर्मन ज़बानों पर अबूर हासिल कर लिया. His primary interests were in English literature and poetry as well as in chemistry and physics. उनकी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी इंग्लिश लिटरेचर और पोइट्री में थी और इसके अलावा केमिस्ट्री और फिज़िक्स में भी. Alfred's father disliked Alfred's interest in poetry. एल्फ्रेड के फादर को बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो पोइट्री में इंटरेस्ट लें and found his son an introvert. और उनको लगता था कि उनका बेटा तन्हाई पसंद है. He sent him abroad for further studies. उन्होंने मज़ीद तालीम के लिए उनको अब्रॉड भेज दिया. While working in a laboratory, he became very interested in an explosive material, nitroglycerin, and thought of how it could be used effectively for construction purposes. अपनी लेबॉर्ट्री में काम करते हुए उनको एक कुछ एक्सप्लोसिव मटेरियल में बहुत दिलचस्पी हुई जिसका जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन, और उन्होंने सोचा कि इसको हम कंस्ट्रक्शन के कामों के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं. In a few years, Alfred joined his family enterprise, which was booming. कुछ सालों में एल्फ्रेड ने अपनी फैमिली के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया जो पहले ही फ्लरिश कर रहा था. बिकॉज ऑफ इट्स डिलीवरीज टू द रशियन आर्मी, क्योंकि इसकी डिलीवरीज रशिया की आर्मी को जा रही थी.
एज द वॉर एंडेड, जैसे ही जंग ख़त्म हुई एंड कंडीशंस चेंज और हालात बदले, एमैनुअल नोबल वॉज अगेन फोर्स्ड इनटू बैंक्रप्सी और एमैनुअल नोबल दोबारा से दिवालिया हो गए. ही लेफ्ट फॉर हिज होम टाउन स्टॉकहोम और वो दोबारा अपने होम टाउन स्टॉकहोम वापस आ गए. Alfred was still working on developing nitroglycerin as an explosive. Several explosions, including one 1864 in which his brother Emil and several other persons were killed, convinced the authorities that nitroglycerin production was exceedingly dangerous. बहुत से एक्सप्लोजन, जिनमें से एक 1864 में हुआ जिसमें उनके भाई एमिल और बहुत से लोग मारे गए. अथॉरिटीज़ ने इस बात को कन्विंस किया कि नाइट्रोग्लिसरीन एक ऐसा एक्सप्लोसिव है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है. They forbade further experimentations with nitroglycerin with the Stockholm city limits, and Alfred Nobel had to move his experimentations to Lake Mälaren. Alfred started producing the dynamite, which was a solid nitroglycerin, shaped in tubes to make the process of drilling very easy. उसने डायनामाइट को ऐसी ट्यूब्स में बनाया जिसकी वजह से ड्रिलिंग का काम बहुत आसान हो सकता था. In 1867, he patented his invention. उसने अपनी ईजाद जाहिर की. It reduced the cost of blasting rocks drastically, जिसकी वजह से पत्थरों को तोड़ने की कॉस्ट में बहुत ज़्यादा कमी वाक़या हुई. By 1865, Alfred was exporting nitroglycerin explosives to other countries in Europe, America, and Australia. By 1865, Alfred नाइट्रोग्लिसरीन को दूसरे ममालिक जैसे कि यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट करने लगा. Alfred Nobel was moved by the peacekeeping movements around the world, and this influenced him so much that when he wrote his final will, he asked for the awarding of the Nobel Peace Prize each year. Alfred Nobel पीस कीपिंग मूवमेंट यानी तहरीकों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था. इसी वजह से जब उनकी वफ़ात हुई तो उन्होंने अपनी फाइनल विल में लिखा कि हर साल नोबल पीस प्राइज़ दिया जाएगा. Alfred was very interested in social and peace related issues. Alfred सोशल और पीस रिलेटेड इश्यूज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे. My dear students, do you know why did Alfred Nobel ask the awarding of Nobel Peace Prize each year? He had a great interest in literature and wrote his poetry and dramatic works. उनकी लिटरेचर और पोइट्री में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी. The Nobel Prizes became an extension and a fulfillment of his lifetime interests. My dear students, अब हम पढ़ेंगे एक दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम है अबू अल नसर अल फराबी. उनको अल फराबी के नाम से भी याद किया जाता है. Let's start reading about him. You can see his picture on page number 100. Abu Nasr Muhammad Ibn al-Fakhr al-Farabi was born in a small village Vasij near Farab in Turkestan in 259. He completed his early education at Farab and Bukhara, but later on he went to Baghdad for higher studies, where he studied and worked for a long time from 901 CE to 942 CE. उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम फ़राब और बुखारा से हासिल की और फिर वो आला तालीम के लिए बगदाद चले गए, जहाँ पे उन्होंने 901 CE से 942 CE तक काम किया. During this period, he acquired mastery over several languages. इस वक्त के दौरान उन्होंने बहुत सी लैंग्वेजेस पर अबूर हासिल किया, as well as various branches of knowledge and technology. He lived through the reign of 6 Abbasid caliphs. As a philosopher and scientist, he acquired great proficiency in various branches of learning. वो एक फ़िलोसोफर थे और साइंसदान भी थे और उन्होंने लर्निंग की बहुत सी ब्रांचेस में काबिलियत और महारत हासिल की. एंड इज़ रिपोर्टेड टू हैव बीन एन एक्सपर्ट इन डिफरेंट लैंग्वेज. और ये बताया जाता है कि उनको बहुत सी ज़ुबानों पर महारत हासिल थी. ही बिकेम वन ऑफ द कॉन्स्टेंट कंपेनियंस ऑफ द किंग. वो बादशाह के करीबी दोस्तों में से एक बन गए. एंड इट वॉज हेयर एट हलब दैट हिज फेम स्प्रेड फार एंड वाइड. और हलब में हर जगह उनकी शोहरत के डंके बजने लगे. Farabi contributed considerably to science, philosophy, logic, sociology, medicine, mathematics, and music. His major contribution seems to be in philosophy, logic, and sociology, and of course stands out as an encyclopedist. उनकी सबसे बड़ी contribution encyclopedist के तौर पर है. As a philosopher, he may be classed as a Neoplatonist who tried to synthesize Platonism and Aristotelianism with theology, and he wrote such rich commentaries on Aristotle's physics, metrology, logic, etc.
उन्होंने एरिस्टोटल और प्लेटो की थ्योरीज को स्क्रूटनाइज किया और उस पर बहुत से किताबचे भी लिखे। उनकी बहुत सी स्टडीज़ फिजिक्स और मेटेरोलॉजी पर डिपेंड करती हैं। In addition to a large number of books on several other subjects, embodying his original contribution that he came to be known as the second teacher. उनकी इन मज़ामीन पर इतनी महारत थी कि उनको दूसरा उस्ताद माना जाता है, Aristotle being the first और अरस्तु को पहला। One of his important contribution of Farabi was to make the study of logic more easy. उनका सबसे बड़ा contribution ये था कि उन्होंने लॉजिक की तालीम को आसान बनाया by divided into two categories. उसकी दो कैटेगरीज में डिवाइड करके, तख़य्युल एंड तहूबत। तख़य्युल मीन हमारा ख्याल और उसका प्रूफ। इन सोशियोलॉजी ही रोट सेवरल बुक्स आउट ऑफ विच आरा अहल अल मदीना अल फदीला बिकम फेमस। His books on psychology and metaphysics were largely based on his own work. He also wrote a book on music captioned Kitabul Musika. He was a great expert in the art and science of music and invented several musical instruments, besides contributing to the knowledge of musical notes. It has been reported that he could play his instrument so well as to make people laugh or weep at will. कहा जाता है कि वो इस तरह के नोट्स बनाते थे कि वो अपनी धुनों पर लोगों को हंसा और रुला सकते थे। In physics, he demonstrated the existence of void. Although many of his books have been lost, 117 are known, out of which 43 are on logic, 11 on metaphysics, 7 on ethics, 7 on political science, 17 on music, medicine and sociology, while 11 are commentaries. Some of his more famous books include the book Fusul Hakim, which remained a textbook of philosophy for several centuries. At various centuries of learning and is still taught at some of the institutions in the East. उनकी बहुत सी बुक अभी भी बहुत से institutions में पढ़ाई जाती हैं। The book Kitab al-Ihsa and Ulam discusses classification and fundamental principles of science in a unique and useful manner. उनकी दोनों किताबें किताबुल एहसा और उलम साइंस की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करती हैं। द बुक अरा अहल अल मदीना अल फडीला द बॉर्डर सिटी इज़ अ सिग्निफिकेंट अर्ली कंट्रीब्यूशन टू सोशियोलॉजी एंड पोलिटिकल साइंस। ही डाइड अ बैचलर इन दमिश्क इन 339 AH एट द एज ऑफ 80 years. उन्होंने 80 साल की उम्र में दमिश्क में वफात पाई। My dear students, do you know some other scientists whose invention changed the world? Can you name some of them and their inventions? Let's look at the difficult words for their meanings. Bankruptcy, state of being bankrupt. Forbade, not allowed. Patent, to get the right to manufacture and sell a product. My dear students, we will see you in the next video. Please underline all the difficult words for dictation and meanings. Thank you. Take care. Allah.